अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 है। और इसमें हम ये सीखेंगे कि जो फैक्टराइज़ करने का जो बेसिक रूल्स हैं किसी भी वेरिएबल फॉर्म को, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जो फैक्टर बनाने के चंद मेन पॉइंट्स हैं वो 3 हैं, जिस पे हमारी फैक्टराइजेशन डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 ये है कि जब भी हमने किसी भी फॉर्म का फैक्टर बनाने हों, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है। अगर तो आ रही है तो हम कॉमन लेंगे और उसके फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर तो वो कॉमन नहीं आ रहे, तो फिर हम ये ढूंढते हैं कि क्या उसके अंदर कोई भी स्क्वायर या कोई क्यूब कंप्लीट हो रहा हो, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कोई स्क्वायर या क्यूब का फार्मूला कंप्लीट हो रहा हो, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट ये है कि अगर स्क्वायर और क्यूब से भी ना चीज़ ये हो रही है, तो फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या इसकी कोई मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, जो कि 3 टर्म्स के अंदर होती है। 3 मतलब टर्म होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसकी 3 टर्म्स हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। तो मिड टर्म ब्रेक करके हम उसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पे हम कौन सा रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकेंगे। हाँ जी, तो अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसकी 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म के अंदर 3 वैल्यूज़ के अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यही चेक करेंगे क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है। हाँ जी, जैसे ये है 2x² y³ - 6x² y² + 2xy³ अगर तो हम सबके फैक्टर बना दें तो वो तो और आसान है, लेकिन अगर जनरल हम देखें तो जैसे ये 2 है, तो क्या 2 के टेबल में 6 और 2 आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है, तो हम इसके फैक्टर बना सकते हैं और लिख सकते हैं। नहीं तो इस तरह है कि जैसे आप ये 2 एज़ इट इज़ और x² एज़ इट इज़ लिखते हैं और y³ भी। 6 का फैक्टर बनाएं तो 2 × 3 6 बन जाता है, और ये x² एज़ इट इज़ और ये y² भी एज़ इट इज़, प्लस 2 के कोई फैक्टर नहीं, 2 ही होता है, और x और y³ एज़ इट इज़। अब हम देखते हैं कि क्या इन सब में 2 2 तीनों में मौजूद है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। क्या x² मौजूद है, x² और यहाँ पे x, तो मतलब जो सबसे छोटी टर्म है वही कॉमन हो सकती है। x² और x के अंदर, तो वो x है, क्योंकि x इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन x² इधर तो मौजूद है, इधर भी मौजूद है, लेकिन इधर x² मौजूद नहीं है, तो एक x कॉमन आ सकता है। इसी तरह अब हम y³ को अगर देखें तो y³ यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे y² और यहाँ पे y³, तो इसका मतलब है y³ कॉमन नहीं आ सकता। छोटी टर्म इनके अंदर y² है, तो हम y² को कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद 2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक x बच गया। y³ में से y² कॉमन आ गया, तो एक y बच गया, माइनस इन दोनों में से इस वाली टर्म के अंदर 2 3 x² y² के अंदर से 2 कॉमन है, तो 3 बच गया। एक x कॉमन है, तो एक x बच गया। y² कॉमन है, तो y² की जगह कुछ नहीं बचेगा। प्लस 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, y² भी कॉमन आ गया, तो पीछे क्या चीज़ रह गई, एक y। तो इससे ज़्यादा मज़ीद इसके कोई फैक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि अंदर वैसे भी लीनियर टर्म आ गई है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका कुछ इस तरह है कि इसके अंदर हमारे पास 4 टर्म्स मौजूद हैं, 3nx - 3x - 3ny + 3y। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वही मेथड कि आपने चेक करना है कि क्या सब में से कॉमन आता है। हाँ जी, सब में से एक 3 कॉमन आ रहा है। 3 3 3 3 3 तीनों में 4 टर्म्स के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे बच गया nx माइनस यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया ny और यहाँ पे बच गया y। तो ये ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। अभी हम मज़ीद इसके अंदर ये चेक कर सकते हैं कि ये 4 टर्म्स जब मौजूद हों, तो क्या इन दो में से भी कोई कॉमन बनता है।
तो इन दो में अगर हम देखें पहली दो वैल्यूज़ के अंदर तो x कॉमन आ रहा है, तो इधर बच जाएगा n-1 बच जाएगा। इन दो के अंदर से एक y कॉमन आ रहा है और माइनस भी आपने साथ में कॉमन लेना है। जब भी तीसरी टर्म के साथ माइनस हो तो माइनस आपने कॉमन लेना है, और माइनस कॉमन लेने से अंदर की जो टर्म्स होती हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। -y कॉमन आ गया तो ब्रैकेट लगाई तो यहाँ पे बच जाएगा n, तो ये n क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस, ये माइनस कॉमन आया तो ये प्लस साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और y कॉमन आ गया तो y की जगह कुछ नहीं बच रहा तो क्या बचेगा, 1। जब हम कॉमन लेते हैं और अंदर कुछ ना बचता हो, जैसे यहाँ पे x कॉमन था तो x कॉमन के बाद यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा तो वहाँ पे हम लिखेंगे 1, और यूँ हम इसको ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। जब भी आप 4 टर्म्स के अंदर दो दो में से कॉमन लेते हैं तो उसका फ़ायदा तब होता है कि जब हमें कॉमन लेने के बाद अंदर जो ब्रैकेट्स बनती हैं ये सेम आ जाएं, क्योंकि अगर ये सेम आएंगी तो हम इसको भी दोबारा कॉमन ले सकते हैं। n-1 हमने कॉमन लिया तो इधर बच गया x और इधर बच गया y, तो ये हो गया मज़ीद फैक्टराइज, फैक्टर्स बन गए n-1 x-3 और 3 फैक्टर बन गए। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास कितनी टर्म्स मौजूद हैं, 1, 2 और 3 टर्म्स मौजूद हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें तो 18 के टेबल पे ये जाते हैं, मतलब 18 के टेबल में 108 आता है, 162 आता है कि नहीं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो कि बड़ी वैल्यूज़ आ जाएं तो उसका हल वही है कि आप इनके फैक्टर बना लें। जैसे 18 का अगर हम फैक्टर बनाएं तो 18 का क्या फैक्टर बन जाएगा, 2 9 द 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ 108 क्या फैक्टर बना लें तो 108 की जगह क्या आ सकता है, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 द 4, 1 कैरी, 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, तो ये आ गया। इसी तरह सेम एज इट इज़ 162 क्या फैक्टर बना लें तो 162 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2 8 द 16, 2 1 द 2, फिर उसके बाद 3 पे ये जाएगा, 3 2 द 6, 2 कैरी, 3 7 द 27, 3 9 द 27 और 3 3 द 9 और 3 1 द 3, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब इनकी वैल्यूज़ की रिप्लेसमेंट करते हैं। इनकी जगह अगर हम लिखें तो 18 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 और x4 एज इट इज़, प्लस 108 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 3 3 एंड 3, मतलब 2.2.3.3.3। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और वाई स्क्वायर भी एज इट इज़, प्लस 162 की जगह एक दफ़ा 2 और 4 टाइम्स क्या है, 3 आ रहे हैं, तो हम 2.3.3.3.3 और y4 एज इट इज़ हम लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो क्या 2 इन सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2, हाँ जी 2 कॉमन मौजूद है। 3 कॉमन आ रहा है, हाँ जी 3 भी इसमें कॉमन मौजूद है। एक 2 कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हो गया, और यहाँ से भी 2 और ये 3 कॉमन हो गया। फिर तीसरा यहाँ पे जो वैल्यू 3 क्या कॉमन है, हाँ जी यहाँ पे कॉमन है। ये नीचे लाइन डालने का मतलब कि वो चीज़ें जो कॉमन आ चुकी हैं। उसके बाद x4 इसमें मौजूद है, नहीं इसमें x स्क्वायर मौजूद है। क्या इसमें x स्क्वायर मौजूद है, नहीं इसमें x स्क्वायर मौजूद नहीं, तो x4 तीनों में मौजूद नहीं है। ना कोई एक x भी मौजूद नहीं है। 2x तो यहाँ पे मौजूद है लेकिन वो 2x यहाँ पे मौजूद नहीं, तो इस वजह से हम x भी कॉमन नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ इस तीनों टर्म्स के अंदर सिर्फ 2 3 3 कॉमन आ रहा है, बाकी अंदर इधर बच जाएगा x4 प्लस ये 2 ये 3 और ये 3 कॉमन जिनके नीचे लाइन है, बाकी 2.3 यहाँ पे बच गया और x स्क्वायर और y स्क्वायर भी बच गया, प्लस ये 2 3 3 जिनके नीचे लाइन वो कॉमन जा चुके हैं तो 3.3 बच गया और अंदर y4। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 द 6 6 3 द 18 और ये x4 एज इट इज़, प्लस 3 2 द 6 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज़, 3 3 द 9 और y4 एज इट इज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। इससे ज़्यादा मज़ीद इसकी सिंप्लिफिकेशन
नहीं हो सकती। हाँ जी, एक चीज़ हम मज़ीद इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या आखिर ये स्टेप बन सकता है कि नहीं। वो क्या है कि जो हम ऊपर स्टार्ट में बात कर रहे थे कि हमने ये देखना है कि कॉमन क्या कोई स्केयर क्यूब का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है या कोई मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो हम उस पर भी जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम इसका स्केयर कंप्लीट करने की कोशिश करें, 18 एज इट इज़, एक्स स्केयर का स्केयर हम लिख सकते हैं और प्लस 3y स्केयर का स्केयर मैं लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 9y4 और ये x4। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों को ही लिखने से। प्लस फार्मूले के मुताबिक बीच में अगर हम a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला लगाएं या a प्लस b का होल स्केयर, तो वो क्या होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो उस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स स्केयर और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 3y स्केयर, क्योंकि स्केयर के अंदर जो वैल्यू है वो a है, स्केयर के अंदर जो वैल्यू है वो b है। तो मैंने इनको इस तरतीब से लिखा और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6x स्केयर y स्केयर ही बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे को अगर हम स्केयर की फॉर्म में लिख दें, फार्मूले की शेप में लिख दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन हमें इसका फ़ायदा ये होता है कि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, ये a स्केयर और ये b स्केयर। तो फार्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्केयर आ जाएगा और बीच में प्लस इसलिए क्योंकि जो 2ab के साथ साइन होता है प्लस, तो प्लस, अगर माइनस तो माइनस। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए 18 इंटू एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर का स्केयर। तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं क्योंकि फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो ये मज़ीद इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक आंसर हमारा ये था कॉमन के बाद, लेकिन हमने मज़ीद देखा कि इसमें कॉमन बनता है तो हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने ये चेक करना है कि इसके अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो 3 वैल्यूज़ हैं, k+2 का स्केयर माइनस 8 इंटू k+2 प्लस 16। इन 3 वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन नहीं आता। इन 2 में से आ सकता है तो, लेकिन थर्ड में से नहीं आता कॉमन। तो ऐसी सूरत में हमने इसके दूसरा जो फैक्टराइजेशन का मेथड है कि कॉमन नहीं है तो आपने कोई स्केयर ढूंढना है। अब अगर स्केयर है तो एक तो ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है k+2 का होल स्केयर और प्लस इधर से ये 16 को हम 4 का स्केयर लिख सकते हैं और साथ में ये माइनस। तो इस तरह स्केयर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 8 इंटू k+2 है इसको हम 2ab की शेप दे देते हैं, -2 फार्मूले का। a की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई k+2 और b की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई 4। तो ये 2ab आ गया और अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 8 इंटू k+2। तो इस तरह क्वेश्चन को इस शेप में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा वैल्यूज़ को। तो ये हमें अब नज़र आ रही है शेप a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर। मतलब अगर हम देखें तो ये फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर -2ab और प्लस b स्केयर। तो जैसे हम फार्मूले को ओपन करते हैं वैसे हम उसको वापस क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसे क्लोज़ करेंगे तो a की वैल्यू है k+2 और b की वैल्यू है 4 और बीच में साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि अगर 2ab के साथ माइनस हो तो बीच में हम माइनस लिखते हैं। और फिर होल ब्रैकेट लगा के आपने फार्मूला कर देना है क्लोज़। मज़ीद इसमें के अंदर सोल्यूशन सॉल्व हो सकता है। k+2 -4 है, ब्रैकेट ओपन के अंदर और ये आपस में सॉल्व हो गया 2 - 4, तो ये -2 आ जाएगा। तो फार्मूला बन गया k-2 का होल स्केयर। तो ये हमारे बन गए 2 फैक्टर। k-2 का होल स्केयर का मतलब है कि k-2 इंटू k-2 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये है आंसर इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो इसके अंदर टोटल 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169 का 169y स्क्वायर
-12x। अब 4 वैल्यूज़ हैं तो सबसे पहले वही पहला रूल कॉमन, क्या चारों में से कॉमन आता है? नहीं, कि 9x² है तो 3 के टेबल में जाता है, तो ये 2 के टेबल में जाता है, मतलब कॉमन चारों में से नहीं आ सकता। दो में से अब चेक करेंगे, क्या दो में से कोई कॉमन आता है? इन दो में से नहीं, इन दो में से भी नहीं आता कॉमन। ऐसी सूरत में फिर अब हमने देखना है कि क्या कोई फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो फार्मूला कंप्लीट होने के लिए हम स्क्वायर ढूंढते हैं या क्यूब। तो हमें नज़र आ रहा है स्क्वायर की शेप मौजूद है। 9x² को 3x का स्क्वायर, +4 को 2 का स्क्वायर, -169 को 13y का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो 169y² वापस आ जाता है। -12x किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब मसला ये है कि हमें चाहिए होते हैं 2 स्क्वायर, तो अब हमारे पास आ गए हैं 3 स्क्वायर। ऐसी सूरत में जब हमारे पास 3 स्क्वायर आ जाएं तो आपने किसी एक स्क्वायर को यूज़ नहीं करना होता। जब एक स्क्वायर को यूज़ नहीं करना तो दो कौन से यूज़ करना है और एक कौन सा छोड़ना है, तो उसके लिए एक हिंट ये होता है कि जो विदाउट स्क्वायर आपके पास वैल्यू मौजूद है तो उसमें आपने चेक करना है। मतलब जैसे 12x है, ये विदाउट स्क्वायर है, इसके अंदर चेक करें कि कौन सी वैल्यू मौजूद नहीं है। 3x मौजूद हो सकता है क्योंकि 12 के टेबल में 3 आता है और x भी मौजूद है। 2 12 को डिवाइड करता है, मतलब 2 के फैक्टर में 12 आता है, या 12 का फैक्टर 2 है, या 2 के जो फैक्टराइजेशन है या मल्टीप्लिकेशन उसमें 12 आता है। तो ये दोनों चीज़ें तो इस 12x के अंदर मौजूद हो सकती हैं। लेकिन अगर हम 13y² को देखें तो वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। एक तो y मौजूद नहीं वेरिएबल, दूसरा 13 के कोई भी फैक्टर 12 के इक्वल नहीं आ सकते। तो इसका मतलब हुआ कि इससे एक हमें हिंट मिल गया कि हमने 13y² को छोड़ना है और बाकी दो वैल्यूज़ को यूज़ करके स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है। तो अब हम किस तरह करेंगे कि ये a² हमारे पास मौजूद है, प्लस ये हमारे पास b² भी मौजूद है। तो -12x को आप इस तरफ लें तो ये एक ब्रैकेट आपने बना देनी है और -13y का स्क्वायर अलग लिख देना। तो यूँ आगे पीछे शफल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि ये जो a² है प्लस ये b² और ये जो -2ab है, क्या ये इसके इक्वल बनता है 12x के? तो हम चेक कर लेते हैं -2 फार्मूले का। a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 2, ब्रैकेट क्लोज। तो मल्टीप्लाई करें तो 3 to the 6, 6 to the 12x आ रहा है। तो इस पूरे को यूँ लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -13y² एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये जो है अब ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। फार्मूला कंप्लीट होने के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, a और b। तो a 3x और b यहाँ पे 2, बीच में साइन माइनस का आएगा क्योंकि 2ab के साथ माइनस है। अच्छा, 2ab सेंटर में भी लिख सकते हैं और एंड पे भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। a माइनस b का होल स्क्वायर -13y² एंड पे एज इट इज़ चल रहा है। अभी भी प्रॉपर फैक्टर तो नहीं बने, तो मज़ीद हम ये देख सकते हैं ये पूरा a² माइनस ये b² की तरह अगर बिहेव करे तो फार्मूला हम लगा सकते हैं a प्लस b और ये a माइनस b, 13y b की जगह आ गया। तो हाँ जी, ये हमारा आंसर बन सकता है। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफिकेशन इस तरह कर सकते हैं। फार्मूला हमने लगाया, यहाँ पे साइड पे मेंशन कर देता हूँ, a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है। अच्छा, तो इसको तरतीब ये है कि वेरिएबल पहले लिख दिए और कांस्टेंट एंड पे लिख दिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। इससे ज़्यादा मज़ीद इसके फैक्टर नहीं बन सकते। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक वैल्यू ये है माइनस, दूसरी वैल्यू ये y प्लस 3 इंटू x² प्लस 1 है। तो सॉरी, x प्लस 1 नहीं, यहाँ पे x माइनस ही आता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वही कि हम देखते हैं कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो हाँ जी, यही चीज़ x² माइनस 1 कॉमन आ रही है, इसमें से भी और इसमें से भी।
तो यहाँ पे बच जाएगा y+1 ब्रैकेट में लिख देते हैं, और माइनस ये भी यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ पे बच जाएगा y+3। तो ये x² -1 एज इट इज़। तो इसको अंदर अगर हम सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन की, तो y+1 -y और -3 साइन चेंज हो गए। अब मज़ीद अगले स्टेप में क्या है, x² -1। तो x² -1 का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पे भी फार्मूले की शेप बनती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद इसके फैक्टर बन सकते हैं। अच्छा, फैक्टर की एक चीज़ ये होती है कि जब आप सिंपल फैक्टर बनाते हैं तो वो लीनियर वेरिएबल के साथ आता है, तो स्क्वायर की सूरत मौजूद ना हो उसमें। तो ये y -y से कट गया, 1 - 3 - 2 आ गया। ये -2 हम शुरू में लिख दें और x² -1 का स्क्वायर बाद में लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -2 एज इट इज़, और अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, a+b × a - b। तो ये फार्मूला अप्लाई किया तो इसके मज़ीद फैक्टर बन गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है कि इसके अंदर भी 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वही चेक करना है क्या इन 4 में से कुछ कॉमन आता है। नहीं, x यहाँ से तो कॉमन आता है लेकिन इन 2 में मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में वही कंडीशन कि आपने दो वैल्यूज़ में से चेक करना है कि क्या कॉमन आता है। हाँ जी, यहाँ से कॉमन आता है लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं आता। दूसरी चीज़ कि जब भी हम दो में से कॉमन लेते हैं तो उसकी एक कंडीशन ये है कि अंदर ब्रैकेट सेम बननी चाहिए दोनों तरफ। अगर सेम नहीं बनी तो दोनों में से कॉमन लेने का फ़ायदा नहीं है। हमने ये करना होता है, फिर हम स्क्वायर ढूंढते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर कॉमन मौजूद ना हो तो फिर हम स्क्वायर ढूंढते हैं। तो ये ऑलरेडी x² मौजूद है, ये 6ax किसी का स्क्वायर नहीं बनता, प्लस 9a को 9a² को 3a का स्क्वायर लिखते हैं तो 9a² ही बनेगा। -16b² को 4b का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये 16b² ही बनता है। हाँ जी, तो 3 स्क्वायर हमें मिल गए। जब ऐसी सूरत आ जाए कि आपके पास 3 स्क्वायर मौजूद हों तो आपने किन 2 स्क्वायर का यूज़ करना है, तो उसके लिए वही चीज़ के जो विदाउट स्क्वायर बने, जैसे 6ax स्क्वायर किसी का नहीं बनता। इसमें आप चेक करें कि कौन सी वैल्यूज़ मौजूद हैं। क्या x मौजूद है? हाँ जी मौजूद है। क्या 3a मौजूद है? हाँ जी, 6 के फैक्टर में 3 बनता है और a भी मौजूद है। क्या 4b मौजूद है? नहीं, 4b यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि b फैक्टर b वैल्यू नहीं है, तो 4b भी कम्प्लीटली मौजूद नहीं हो सकता क्योंकि 4 के फैक्टर में 6 नहीं आता। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जब हमने 2 स्क्वायर ले लिया तो हमें पता चल गया कि इन 3 वैल्यू से फार्मूला कंप्लीट करना। तो अब हम इसे 2ab की शेप दे देते हैं। ये a² और ये +b² है, तो -2 फार्मूले का, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3a लिखते हैं। तो तीनों को मल्टीप्लाई करें, 6ax आ जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -4b² फ़िलहाल एज इट इज़ चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा x - 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3a है, -4b का होल स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दोबारा फार्मूले की शेप बन गई है a² - b²। a² - b² की शेप अगर हम देखें तो a+b × a - b। तो फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो ये a + b और a - b। मज़ीद अंदर सॉल्व तो नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ीद इसकी सिम्प्लिफिकेशन नहीं हो सकती। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अगर 8 हम देखें तो इसमें भी वही 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं, दो में से कॉमन भी नहीं आता। वही हम स्क्वायर ढूंढते हैं, तो ये a² माइनस ये b का स्क्वायर भी, मतलब x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता 2xy, और -y² भी एक स्क्वायर मौजूद है। तो टोटल वही 3 हमारे पास स्क्वायर आ गए। ऐसी सूरत में हमने कौन से 2 स्क्वायर यूज़ करने हैं वो हमने चेक करना है कि जो विदाउट स्क्वायर है उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ मौजूद हैं। 1 देखें तो 1 मौजूद होता है क्योंकि 1 तो किसी से मल्टीप्लाई होकर सेम ही वैल्यूज़ देता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 इसके अंदर मौजूद है, x भी इसके अंदर मौजूद है और y भी इसके अंदर मौजूद है। तो अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो अब हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि तीनों स्क्वायर इसके अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं।
लेकिन अगर हम देखें तो x और y दोनों मौजूद हैं, तो किसी भी x और y को हम छोड़ेंगे तो यहाँ पे 2ab कंप्लीट नहीं हो सकता। तो 1 अगर हम छोड़ दें तो कोई मसला नहीं आएगा, इसलिए हम 1 छोड़ देते हैं। माइनस कॉमन लिया तो ये a एक्स स्क्र मतलब प्लस हो गया, ये प्लस 2ab भी प्लस हो गया, और ये माइनस वाई स्क्र जिसे हम b स्क्र कह रहे हैं ये भी प्लस हो गया। और इसका मकसद क्या था माइनस कॉमन लेने का, कि क्योंकि कोई भी फार्मूला होता है जो ए स्क्र और बी स्क्र के साथ मौजूद हो तो ए स्क्र और बी स्क्र पॉजिटिव होते हैं, 2ab प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये 1 का स्क्र एज इट इज़ ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्र बन गया। अब इस होल स्क्र के अंदर आपने देखना है दोबारा फार्मूला लग रहा है वही ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना इसलिए ज़रूरी है कि अंदर साइन चेंज हो। ये ए माइनस बी यहाँ पे साइन चेंज होते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस वाई सेम एज इट इज़ आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि फाइंड अ पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेस, मतलब इसमें हमें फैक्टर दिए हुए और उसकी हमने इक्वेशन बनानी है। मतलब इस क्वेश्चन में हमने उलट चलना है, हमने क्वेश्चन बनाना है, आंसर हमें दिया हुआ बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। उसने मेंशन किया कि फ़ार्मूले का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अगर वो ना भी मेंशन करता तो ये विदाउट फार्मूला होता नहीं है। तो क्वेश्चन अगर हम दोबारा लिखें एक्स प्लस वाई माइनस 2c एक्स प्लस 2c प्लस वाई, तो ऐसी सूरत में हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। अगर हम गौर करें तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि वैल्यूज़ क्या सेम हैं। अगर हम तरतीब दे दें तो ये a माइनस ये b की शेप इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर अगर x प्लस वाई पहले में लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता शफल करने से, प्लस 2c बाद में। तो इस तरह अगर गौर से देखें तो ये a माइनस बी, ये पूरा a x प्लस वाई जो पूरा a की तरह बिहेव कर रहा है, और प्लस b, तो ये फार्मूले की शेप बन गई a माइनस बी ए प्लस बी। तो जो ऊपर फार्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला तो वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और वो क्या होगा कि अब उसको हम क्लोज़ करेंगे, जैसे ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया था। अब हमें ये शेप दी, अब हमने वापस इस शेप में आना है। तो अब इस शेप में आने के लिए हम क्या करते हैं, इसको a का स्क्र माइनस बी का स्क्र, फार्मूले में क्या आता है बीच में जब क्लोज़ करते हैं तो माइनस है, ए स्क्र माइनस बी का स्क्र। तो ये आ गया हमारे पास अप्रोप्रिएट फार्मूला लगाने से। इसको मज़ीद इक्वेशन की शेप, क्योंकि उसने क्या पोलिनोमियल में लिखना है, तो इसका फार्मूला अगर हम ओपन करें तो ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, और ये माइनस 2c का स्क्र जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस 4c का स्क्र। मज़ीद एक स्टेप हम कर सकते हैं इसके अंदर, वो ये है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4c स्क्र और प्लस 2x वाई के स्क्र वाली पहले और बगैर स्क्र के वाली वैल्यू बाद में। तो ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 देखें तो शो द एक्सप्रेशन, ये एक इक्वेशन दी हुई है पोलिनोमियल एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्र, के 2 स्क्र्स का डिफरेंस बनता है। तो अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस जी स्क्र तो प्लस 4x वाई, तो मेन चीज़ इसके अंदर वही है कि हमने इसको फैक्टर बनाना है। बहरहाल उसने मेंशन ये किया कि 2 स्क्र का डिफरेंस शो रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही फैक्टर बनाने के लिए क्या चारों में से कॉमन आ रहा है, नहीं, दो में से आ रहा है, वो भी नहीं। ऐसी सूरत में हम करेंगे स्क्र ढूंढते हैं, ये ए स्क्र ये प्लस बी स्क्र माइनस ये आपका जी स्क्र, और ये जो प्लस 4xy है ये एज इट इज़। अब हमने इसकी मदद से देखना है कि किन 2 स्क्र को यूज़ करना है। तो वे 4xy देख के नज़र आ रहा है कि x वाली वैल्यू भी यूज़ होगी और y वाली भी। z इसके अंदर मौजूद नहीं, तो z हम यूज़ नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ चलेगा।
ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab 4xy जो है इकट्ठा लिख दिया और माइनस जी स्केयर एंड पे। इसको फार्मूले को ओपन करें तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 फार्मूले का ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू 2y। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एक्स इंटू 2y को तो 4xy बनता है और माइनस जी स्केयर एज इट इज़ चलता रहेगा हमारे साथ। अच्छा जी, अब मज़ीद अगर हम देखें तो ये पूरा फार्मूला क्या हो रहा है, क्लोज़। इसे क्लोज़ किया तो x प्लस 2y का होल स्केयर बनेगा क्योंकि a और ये 2y बी की वैल्यू और माइनस जी स्केयर एज इट इज़। तो ये आ गया दो स्केयर का डिफरेंस। तो यहाँ तक आंसर सही है। मज़ीद इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा आंसर आ गया दो स्केयर के डिफरेंस के साथ। ये था क्वेश्चन नंबर 10।